एक सेकंड। ये विजिबल है ना पेपर स्क्रीन? पिन कर लेना वीडियो, मैं समझा देती हूँ आज। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस हमने स्टार्ट किया था, तो टाइप्स कर ली थी, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस होते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। जो क्वेरी प्रोसेसिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में, कैसे जब कोई डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में जब कोई क्वेरी प्रोसेस होती है, उसकी कुछ एक स्टेजेस होती हैं कि ये नहीं कि हाँ आपने क्वेरी रन की वो एकदम से रन होगी, ऐसे नहीं, कुछ एक स्टेजेस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग वो ऑप्टिमाइज होती है क्वेरी, फिर वो क्वेरी रन होती है हमारी। तो जब हमारी क्वेरी जो स्टेजेस है उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। फर्स्ट है क्वेरी मैपिंग, लोकलाइजेशन, ग्लोबल क्वेरी और लोकल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है, मैंने आपको हिट्रोजीनियस में बताया था। हिट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में क्या होता है, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती हैं, उन डिफरेंट साइट्स पे आपका जो स्कीमा है, सॉफ्टवेयर है, वो डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी आइडेंटिकल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या आइडेंटिकल कॉमन एक स्कीमा यूज कर रहे हो। होमोजीनियस में तो सेम होता है, पर हेट्रोजीनियस में आपके जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, जो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका डाटाबेस जो भी, वो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल सेम वो स्कीमा यूज कर रहे हो या फिर सेम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो जब इन सबका जब सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, स्कीमा डिफरेंट हो, तो उनको जब कंबाइन करना हो, डाटाबेस तो शेयर कर ही रहे हैं, कॉमन वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सारी साइट्स एक दूसरे का डाटाबेस एक्सेस कर सकती हैं, शेयर करते हैं वो। तो उसमें जब क्वेरी रन करती है, तो क्वेरी जो रन हो रही है वो जरूरी नहीं है कि जो क्वेरी साइट 1 पे रन हुई है उसका डाटा सारा का सारा साइट 1 पे पड़ा हो। उसे हो सकता है साइट 2 से लेना पड़े या साइट 3 से लेना पड़े, कहीं से भी लेना पड़े। तो साइट 2 और 3 का हो सकता है स्कीमा अलग हो। तो जब भी जब क्वेरी रन होती है, तो आपका एक इसमें जब हम आर्किटेक्चर करेंगे तो उसमें टर्म आएगी, एक ग्लोबल वो स्कीमा होता है इनका। ग्लोबल स्कीमा में रफ सा एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ आपको आर्किटेक्चर का। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपके होते हैं एक्सटर्नल स्कीमा। ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं। एक्सटर्नल स्कीमा मैंने एग्जांपल लिया है, 3 का लिया है। ठीक है, 3 डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है। ये यूजर की जो नोड्स हैं वो है, एक तरह से एक्सटर्नल स्कीमा होता है। इनके बाद आपका एक ग्लोबल स्कीमा होता है, ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा। ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा। फिर उसके बाद जो होते हैं वो उनके आपका इंटरनल कंसेप्चुअल स्कीमा। इंटरनल कंसेप्चुअल स्कीमा सबका, और उनका इंटरनल स्कीमा। ये एक रफ सा एक डायग्राम बनाया है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का, ऐसे जो नॉर्मली है। क्योंकि अब डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, उन पे आपका डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, स्कीमा सबका डिफरेंट है। तो जो ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा होता है वो इन सब की मैपिंग करवाता है। अब हो सकता है साइट 1 पे कोई और स्कीमा यूज कर रहे हो, साइट 2 पे कोई और हो, तो उनकी जो मैपिंग होती है वो आपकी ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा पे होती है। फिर उसके बाद वो मैपिंग होने के बाद अब हर साइट का अपना इंटरनल कंसेप्चुअल स्कीमा होता है और इंटरनल स्कीमा होता है। इंटरनल स्कीमा में तो जैसे आपकी टेबल स्टोर है, फिजिकली जो स्टोर है वो चीज आती है। कंसेप्चुअल स्कीमा में मीन्स कि आप जो रिलेशन एस्टेब्लिश करके कंसेप्चुअली जो डाटा एक्सेस कर रहे हो, वो लेयर, वो काम आपका इंटरनल कंसेप्चुअल स्कीमा पे होता है कि कौन सा डाटा हमें एक्सेस करना है, किस फॉर्म में करना है। वो सब ये डिजाइन ये होता है इंटरेक्शन के लिए। इंटरनल स्कीमा में आपका फिजिकली जो डाटा मेमोरी जो डाटाबेस में स्टोर है, जो फॉर्म, वो आपका इंटरनल स्कीमा होता है। तो ये एक टर्म होती है बीच में, कंसेप्चुअल ग्लोबल स्कीमा, जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट साइट से जो डाटा आ रहा है या वो डिफरेंट स्कीमा यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उनको मैप करने के लिए यहाँ पे कंसेप्चुअल स्कीमा होता है। तो जो ये फर्स्ट आपकी आती है स्टेज, जो आती है क्वेरी मैपिंग, ये क्वेरी मैपिंग आपकी ग्लोबल स्कीमा पे वर्क करती है। तो सबसे पहले जो आपकी क्वेरी आती है, जब भी कोई हम क्वेरी रन करेंगे किसी डाटाबेस के लिए, वो होगी किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखी हुई होगी, क्वेरी लैंग्वेज के अंदर।
ठीक है। जो भी कोई इंटरनल जो क्वेरी जनरेट होती है या इंटरनल क्वेरी जो आई है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के ऊपर, वो किसी ना किसी एक क्वेरी लैंग्वेज में होती है। उसके बाद जब वो क्वेरी जनरेट होके आती है आपके इनके ग्लोबल स्कीमा, इसके बाद वो क्वेरी आपके रिलेशनल एल्जेब्रिक जो एल्जेब्रिक नोटेशन होती है ना, आपने एडी डीबीएमएस में किया होगा रिलेशनल एल्जेब्रा, जिसके अंदर सिलेक्ट क्वेरी लेते हैं तो हम एक सिग्मा यूज करते हैं। अगर आपको सारा डाटा रो वाइज एक्सेस करना हो तो हम ये सिग्मा वाली नोटेशन यूज करते हैं। या फिर आपको वर्टिकली डाटा एक्सेस करना है, यानी कि आपको सारे कॉलम्स नहीं देखने, कुछ एक कॉलम्स यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा प्रोजेक्शन होता है, पाई का साइन यूज करते हैं हम। तो ये हमारी रिलेशनल एल्जेब्रिक नोटेशन थी। डीबीएमएस में की होगी आपने, रिलेशन एल्जेब्रा में पढ़ा होगा कि हम क्वेरी को एल्जेब्रिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। सिलेक्ट तो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज या एसक्यूएल की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग क्वेरी हो जाती है हमारी। एल्जेब्रिक नोटेशन एक एल्जेब्रा की फॉर्म में क्वेरी को जनरेट करना, वो एल्जेब्रिक नोटेशन होती है। तो जब भी आपकी किसी भी लैंग्वेज में कोई क्वेरी जनरेट होके आती है, सबसे पहले उसको हम एल्जेब्रिक उस फॉर्म में उस क्वेरी को जनरेट करते हैं और ग्लोबल रिलेशन के अकॉर्डिंगली उसको बिल्ड करते हैं एल्जेब्रिक नोटेशन के अंदर, ग्लोबली रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब वो हो सकता है किसी भी साइट से आया हो, किसी भी स्कीमा के फॉर्म में हो, किसी में भी हो। आपकी ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा पे यहाँ पे सबसे पहले जो मैपिंग होती है उसको हम क्वेरी मैपिंग बोलते हैं, और ये आपकी ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा पे होती है, उस लेवल पे होती है। ठीक है। इसमें यानी कि आपको किसी भी स्कीमा से आया हो, किसी भी साइट से आया हो डाटा, किसी भी फॉर्म में, कोई भी उसने सॉफ्टवेयर यूज किया हो, उसकी फॉर्म में हमारे पास क्वेरी आई होगी, उसको किसी भी फॉर्म में आई हो, यहाँ पे आपकी क्वेरी मैपिंग होती है सबसे पहले, यानी उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो सभी साइट्स पे रन हो सके, किसी भी डाटा को उसको एक्सेस कर सके। तो जो क्वेरी मैपिंग होती है वो आपकी ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा पे होती है, क्वेरी मैपिंग। उसके बाद आपका आता है सेकंड टर्म आती है लोकलाइजेशन। अब जो डाटा है क्वेरी के अंदर, जो डाटा हमें एक्सेस करना है, वो जरूरी नहीं है कि एक ही साइट पे पड़ा हो। डाटा को मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन और रेप्लिकेशन हमने वो दो चीज की थी कि फ्रेगमेंटेशन में हमारा डाटा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो। तो अब जो क्वेरी हमारी सबसे पहले आई है ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा पे, उसको हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक रिप्रेजेंट करवा दिया, मैप करवा दिया, मैपिंग हो गई है। उसके बाद अब उसमें से चेक होता है कि जो क्वेरी है वो उसका डाटा किस साइट पे पड़ा है, वो फ्रेगमेंट्स जो है वो किस साइट पे पड़े हैं। फिर उन जिस साइट पे वो फ्रेगमेंट्स पड़े हैं उनके अकॉर्डिंगली वो क्वेरी हमारी डिवाइड होती है डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के ऊपर, उन फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंगली। तो वो टर्म आ जाती है लोकलाइजेशन। मान लो जो क्वेरी रन हुई है S2 साइट से रन हुई है और S1 साइट पे उसका डाटा पड़ा है, तो वो क्वेरी हमारी S1 पे जाएगी और उस S1 की फॉर्म में रन होगी, तो वो लोकलाइजेशन होता है। नहीं, S1 साइट अपने आप में उसको क्वेरी को रन करेगा, तो वो होती है लोकलाइजेशन। क्लियर? यानी कि पहले क्वेरी मैपिंग होती है, उसके बाद फिर उसके फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंग चेक होता है कि उसका डाटा कहाँ पड़ा है, कौन से फ्रेगमेंट पे, कौन सी साइट पे पड़ा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो लोकलाइजेशन आती है कि वो फिर उस साइट पे जाके वो क्वेरी रन होती है। फिर दो टर्म्स और होती हैं, दो स्टेजेस में, एक तो होती है ग्लोबल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा होता है लोकल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन जैसे डीबीएमएस में होती है नॉर्मली, पता नहीं आता है टॉपिक, नहीं आता, मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है, क्वेरी जब हम लिख रहे हैं तो एक क्वेरी को रन करने के एक से ज्यादा मेथड्स होते हैं। जो हमने क्वेरी रन की, सिंटेक्स लिखा, सिलेक्ट या ज्वाइन लगाया हमने किसी दो टेबल के ऊपर, कुछ भी किया हो, पर इंटरनली उसकी जो क्वेरी जब एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखी जाती है ना, इंटरनली यूजर नहीं लिखता उसको, ये हमारे सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किए होते हैं वो सॉफ्टवेयर करते हैं ये काम सारे। अब डीबीएमएस अगर हमको यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो वो अपने आप से इंटरनली उसको क्वेरी को ऑप्टिमाइज करेगा। पर हम यहाँ पे उनके वो कंसेप्ट कर रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन होता कैसे है। तो जब भी आपको यूजर एक क्वेरी लिखता है, तो उस क्वेरी को जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होती है वो, तो उसके बहुत सारे अल्टरनेट क्वेरीज मिल जाती हैं। अब उन जितनी क्वेरीज जनरेट होती है उनके अल्टरनेट्स मिलते हैं, उन क्वेरी के एल्गोरिथम्स होती हैं इनके लिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रॉपर, कि अब कौन सा मेथड यूज करें कि वो हमारी क्वेरी फास्ट रन कर जाए, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी आए, कॉस्ट कम पड़े। तो वो जो टेक्निक यूज होती है ना, वो होती है ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो ग्लोबल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में जो हमारी ग्लोबल क्वेरी आती है कंसेप्चुअल स्कीमा पे, उसके अल्टरनेटिव मेथड्स वो चेक होते हैं कि इंडिविजुअल कौन सा हमें चूज करना है। सॉफ्टवेयर बेसिक ऑब्वियस बात है कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में इंटरनली ये चीजें हो रही हैं,
वो सॉफ्टवेयर ऑप्ट करता है। तो इनके लिए प्रॉपर एल्गोरिथम्स होती हैं अलग अलग क्वेरीज को रन करने के लिए कि हाँ अगर हम कौन सी क्वेरी यूज करेंगे, इस क्वेरी को इस वे में यूज करेंगे। अभी हम आगे क्वेरी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बेस्ट मेथड है उसको करने का। वो हमारी ऑप्टिमाइजेशन होती है कि जिससे हमारी क्वेरी को रन करने की कॉस्ट कम आए और परफॉर्मेंस फास्ट हो जाए। तो ग्लोबल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली आपके जो ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो स्टेप्स आते हैं उनमें से कोई एक क्वेरी को ऑप्ट करके उसको ऑप्टिमल वो मेथड यूज करते हैं। लोकल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में मीन्स कि जैसे आपका डीबीएमएस होता है, सेंट्रलाइज डाटाबेस होता है ना, जैसे उसमें हमारा सर्वर एक होता है, वही क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है अपने आप से। ग्लोबल क्वेरी में तो आपका क्या आ जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है किसी भी साइट से क्वेरी आई हो, किसी भी स्कीमा के अंदर हो, वो किसी भी उसके हाई लेवल किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखी हो, उसको ऑप्टिमाइज करना। उसके बाद जब हमारी क्वेरी लोकल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम क्वेरीज को अपने फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंगली, तो फिर लोकल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन होती है जो आपकी इंडिविजुअली साइट पे जाकर उसको ऑप्टिमाइज करता है, यानी उसका डाटा उसी के पास है, उसी साइट पे है जो हम क्वेरी रन कर रहे हैं। क्योंकि लोकलाइजेशन में हम क्वेरी जब डिवाइड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं कि हाँ साइट 1 पे अगर डाटा पड़ा है तो वो क्वेरी हम साइट 1 को भेज देते हैं, वो क्वेरी वहां रन होगी। तो अब जो ये लोकल हमने उसको डिवाइड कर दिया लोकलाइजेशन में, तो ये उस क्वेरी को किस बेस्ट ऑप्टिमाइज उस मेथड में इसको रन करेगा, वो होती है लोकल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। यानी उसको की कॉस्ट हमारी कम आए और उसके अकॉर्डिंगली रन हो। ये ना ये 4 स्टेप्स होते हैं। कोई भी क्वेरी जब रन होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में तो आपके ये 4 स्टेप्स यूज होते हैं उसके अंदर क्वेरी को रन करने के लिए। पहले मैपिंग होती है सबसे पहले, जो ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा के लेवल पे होती है। फिर लोकलाइजेशन होता है। लोकलाइजेशन मीन्स कि उस क्वेरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डाटा के अकॉर्डिंग, फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंग, कि आपको वो क्वेरी जो हमें रन करनी है वो किस डाटा पे रन करनी है और वो डाटा किस साइट पे पड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं। फिर वो लोकल उसी पे ही वो क्वेरी रन होती है। फिर इनकी दोनों की ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स आते हैं क्वेरी के। जब भी कोई क्वेरी रन होती है हमेशा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन होता ही होता है उसमें। कोई भी आप चाहे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके अंदर, तो वो बेस्ट मेथड को ऑप्ट करता है कि जिससे क्वेरी की कॉस्ट कम आए रन करने की, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाए और कॉस्ट कम पड़े। क्लियर। अब हम करते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग में कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के अंदर होती है, जब हम क्वेरी को जब रन करते हैं तो 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, 2 फैक्टर्स क्वेरी को रन करने के लिए। तो 2 फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं? एक तो होती है कम्युनिकेशन कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट। दूसरा है परफॉर्मेंस। ये 2 फैक्टर होते हैं जो किसी भी क्वेरी को बेस्ट क्वेरी में, कि हाँ ये क्वेरी हमारी रन हो रही है, सक्सेसफुली रन हुई है, बेस्ट वे में रन हुई है, तो ये 2 फैक्टर हम मेजर करते हैं। वही क्वेरी रन करते हैं कि जिसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट कम आए, परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज हो। कम्युनिकेशन कॉस्ट किस सेंस में कि अब जो हम जो क्वेरी रन हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है, जरूरी नहीं है कि वो डाटा उसी साइट पे पड़ा हो। तो वो साइट हो सकता है किसी और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग साइट्स पे पड़ा हो। जो क्वेरी रन हो रही है, मान लो S1 पे क्वेरी रन हुई है और वो डाटा हमारा S2 और S3 साइट पे पड़ा है, तो अब उन S3 से भी डाटा उठाना है, S2 से भी उठाना है, वो डाटा जो S1 पे कम्युनिकेट करवा रहे हैं। अब इन तीनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कॉस्ट कितनी पड़ रही है, वो होती है आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट। और मेथड वही ऑप्ट करते हैं। स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं हर क्वेरी को रन करने के लिए, जिससे कि आपकी एक तो कॉस्ट कम आए, दूसरी परफॉर्मेंस अच्छी हो उससे, यानी वो क्वेरी फास्ट रन कर जाए। तो ये 2 फैक्टर होते हैं क्वेरी को सक्सेसफुली क्वेरी को रन करके उसको मेजर करने के, आपके 2 फैक्टर होते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं इन्हीं फैक्टर्स को कि वो कैसे मेजर करते हैं उनको। सबसे पहले हम एक सिंपल ज्वाइन ऑपरेशन से लगाते हैं। सिंपल ज्वाइन का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ज्वाइन जो है ऑपरेशन वो सबसे कॉस्टली होता है इन दोनों की फॉर्म के अंदर। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन कॉस्ट और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, तो ज्वाइन है वो सबसे एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। ठीक है, और तो बाकी सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हो, पर वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होती। ज्वाइन जो है वो सबसे एक्सपेंसिव पड़ता है। अब हम एक क्वेरी एग्जांपल लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो मुझे ज्वाइन लगाना है एक तो बुक टेबल के ऊपर, दूसरा है पब्लिशर बुक, पब्लिशर। 2 टेबल है मेरे पास। ठीक है, बुक्स मेरी पड़ी है S1 के ऊपर, साइट 1 के ऊपर पड़ी है।
और पब्लिशर जो बुक है, जो पब्लिशर का डाटा है वो मेरा साइट 2 के ऊपर है, और बुक वाला डाटा S1 के ऊपर है, साइट 1 के ऊपर। अब जो क्वेरी रन कर रहे हैं हम बुक, और ये साइन समझते हो ना, ज्वाइन का होता है ये वाला साइन, क्रॉस वाला, हम लगा रहे हैं पब्लिशर के ऊपर, बुक और पब्लिशर के ऊपर ज्वाइन लगा रहे हैं। अब जब ज्वाइन लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बुक टेबल और पब्लिशर के अंदर दोनों में कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट होगा। तो बुक के कॉलम्स में मान लो बुक टेबल की पब्लिशर आईडी जो है, कि बुक में एक कॉलम है कि ये बुक जो है वो किस पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया, तो उसकी आईडी है। तो बुक टेबल की पब्लिशर आईडी इक्वल्स टू पब्लिशर टेबल में भी बुक आईडी होगी, पब्लिक आईडी होगी, कि पब्लिशर आईडी। इन दोनों पे हमने ज्वाइन लगाया है कि बुक टेबल में जब हम कॉलम्स बनाएंगे, बुक का नेम, ऑथर का नेम, डेट ऑफ पब्लिशर की, उसकी ईयर कौन सा है, कब पब्लिश हुई है, और उसकी किस पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया, उसकी आईडी लिखेंगे हम बुक टेबल के अंदर। पब्लिशर का नेम वगैरह नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में वो हम डिकम्पोज कर देते हैं उन ब्रेक को। और पब्लिशर में क्या होगा, पब्लिशर आईडी होगा, पब्लिशर का नेम होगा, और उसने जो भी बुक पब्लिश किया उसका नेम लिख रहे हैं, वो चीज वो पब्लिशर के अंदर आ जाएंगे। तो बुक और पब्लिशर दोनों के अंदर पब्लिशर आईडी जो है वो एक कॉमन एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, पब्लिशर का तो पब्लिक आईडी, पब्लिशर आईडी उसकी प्राइमरी की होगी, यहाँ पे वो उसकी फॉरेन की हो जाएगी बुक के अंदर। तो अब ये तो इनमें हम ज्वाइन लगा रहे हैं। इन ज्वाइन के बाद हमें एट्रीब्यूट्स कौन से शो करवाने हैं, मैं प्रोजेक्शन करवा रही हूँ, पाई ऑपरेटर ये शो किया है, सिग्मा नहीं किया, प्रोजेक्शन लिया है। मुझे कौन कौन से कॉलम विजिबल होने चाहिए, आउटपुट जो है, एक तो आएगा ISBN नंबर, ये इंडर स्टैंडर्ड BN नंबर जो बुक्स के ऊपर मेंशन होते हैं वो। दूसरा है प्राइस, बुक का जो प्राइस है, फिर पब्लिशर आईडी और पब्लिशर का नेम। ISBN नंबर तो बुक का नंबर होगा, बुक का प्राइस, और पब्लिशर जो PID है, पब्लिशर आईडी, चाहे वो बुक से लें या इससे पब्लिशर से लें, और पब्लिशर का नेम। हमें ये 4 आउटपुट में चाहिए। ठीक है, अब ये जब 4 एट्रीब्यूट्स रन होंगे इस क्वेरी के ऊपर, ज्वाइन होगा, उसके बाद हमें आउटपुट में ये चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल था हमारा, बुक है हमारी S1 साइट पे पड़ी है, पब्लिशर हमारी S2 साइट पे है। अब हम एग्जाम्पल और लेते हैं, सपोज करते हैं कि बुक टेबल के अंदर टप्पल्स हैं, जो टोटल टप्पल्स हैं, यानी टोटल रिकॉर्ड्स जो हैं, वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 500 है। यानी बुक के अंदर, बुक टेबल के अंदर जो एंट्रीज की हुई हैं वो हमारे पास 500 रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर। और 500 जो रिकॉर्ड्स है, जो एक टप्पल कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, वो हमने मान लिया कि वो 100 बाइट्स की मेमोरी को यूज कंज्यूम कर रहा है। 100 बाइट लॉन्ग है वो, हर टप्पल हमारा 100 बाइट लॉन्ग है। ये मीनिंग समझ रहे हो इसका कि 500 है, बुक के अंदर टोटल टप्पल्स हमारे 500 है, टप्पल्स है वो, यानी कि आपके टेबल के अंदर जैसे कॉलम्स बनेंगे, बुक आईडी, बुक के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो हॉरिजॉन्टली जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो हमारे 500 है। अब जो एक टप्पल अब आपका जो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है वो हमारी 100 बाइट्स है। अब एक एट्रीब्यूट की हमने कितनी बाइट दी हुई है, वो अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल जो ले रहे हैं वो हम 100 बाइट का एज्यूम किया हमने, कि आपका जो हर टप्पल है वो 100 बाइट लॉन्ग है। ठीक है, तो अब S1 पे कितना रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा, इट मीन्स 500 तो टप्पल्स हो गए और वो 100 बाइट्स को ले रहे हैं, तो कितना हो गया ये 50,000 बाइट्स की कंजम्पशन होगी मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये है हमारा साइट S1 के ऊपर डाटा जो पड़ा है। अब हम S2 का लेते हैं, S2 पे जो हमारी पब्लिशर टेबल है उसका मान लेते हैं कि 100 टप्पल्स हैं वो। ठीक है, पब्लिशर के अंदर जो आपकी जो टेबल है वो आपकी 100 टप्पल्स हैं, और उसको चाहे हम अज्यूम करें कितना चाहिए इसके, कितना भी मान लो कि वो भी उसके टप्पल जो है वो 100 बाइट्स है, या कितने भी बाइट्स लॉन्ग है, या 150 एज्यूम कर लेते हैं इसका, 100 का नहीं, तो बाद में कहीं कंफ्यूजिंग हो जाए दोनों के अंदर। तो 150 है तो इसमें कितना हो जाएगा 15,000 बाइट्स। क्लियर? ठीक है, तो अब जब ये तो है 500 टप्पल्स बुक के और 100 टप्पल्स हैं पब्लिशर के, जब हम इन दोनों पे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ज्वाइन ऑपरेशन होने के बाद हमें रिकॉर्ड्स कितने मिलेंगे,
टपल्स तो हमें नंबर ऑफ टपल्स तो उतने ही मिलेंगे जितने बुक के अंदर है। एक सेकंड, पेन गिर गया। टपल्स हमें कितने मिलेंगे? जितने बुक के अंदर रिकॉर्ड्स हैं। ज्वाइन का क्लियर है ना ऑपरेशन? जो हम दो टेबल पे ज्वाइन लगाते हैं तो रिकॉर्ड्स कितने आते हैं? जितने आपके लेफ्ट में या टेबल है किसी में जिसमें जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, टोटल रिकॉर्ड्स उतने आते हैं। कॉलम्स आपके दोनों टेबल के मर्ज होके कॉलम्स बन जाते हैं, यानी बुक के सारे कॉलम्स आएंगे, वर्टिकल एट्रीब्यूट सारे आएंगे और पब्लिशर के सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे। पर हॉरिजॉन्टली जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो कितने आएंगे? वो जितने आपकी बुक में जितने मैक्सिमम है वो आएंगे। तो बुक टेबल में हमारे 500 है, तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे? 500 टप्पल्स हमें आउटपुट में मिलेंगे। ठीक है, 500 टप्पल्स। अब हम देखते हैं कि रिकॉर्ड्स में 500 रिकॉर्ड्स तो आएंगे टप्पल। इनके जो ये एट्रीब्यूट्स हैं इनकी भी हम बाइट्स एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट में सिर्फ ये 4 एट्रीब्यूट्स ही शो होंगे, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन इन 4 पे ही लगाया है, यानी इन 4 एट्रीब्यूट्स को ही सिलेक्ट किया है। मैंने मान लिया ISBN मेरा 15 बाइट्स का है, एज्यूम कर लिया हमने। प्राइस है 6 बाइट का, पब्लिशर ID 4 और ये पब्लिशर नेम 50 बाइट्स का है। ठीक है, इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, 10, 60 और 15 75 बाइट्स हो जाएंगी ये। ठीक है, यानी कि 4 एट्रीब्यूट शो करवा रहे हैं हम आउटपुट में, तो हमें 75 बाइट्स का होगा। तो अब सिर्फ 4 एट्रीब्यूट शो होंगे, हॉरिजॉन्टली रिकॉर्ड्स हमारे 500 आएंगे, तो आउटपुट में टोटल कितना आया? 500 इंटू 75, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 37, हाँ 37,500। तो टोटल हमारा आउटपुट में जो आएगा वो ये वाले हमें शो होने चाहिए। अब हम मेजर करते हैं कॉस्ट। ये तो है हमने क्वेरी का एग्जांपल लिया कि आपका ये ISBN आपका 15 है, प्राइस 6 है, पब्लिशर ID, पब्लिशर नेम, ये हमारे टोटल 75 बाइट के हैं और सिर्फ आउटपुट में हमें ये एट्रीब्यूट शो होंगे। बुक रिकॉर्ड टेबल जो है वो आपकी साइट S1 पे पड़ी है, पब्लिशर S2 पे है। अब ज्वाइन लगा रहे हैं। अब ये जो क्वेरी परफॉर्म होगी तो हम उसकी कॉस्ट मेजर करते हैं। मैं इस शीट पे करती हूँ एक बारी। अब देखो इसमें हमारे 3 मेथड्स हो सकते हैं। अब हमारी क्वेरी कहाँ है? एक टेबल पड़ी है S1 पे, एक है S2 पे, और क्वेरी जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें S3 पे चाहिए। क्लियर? S1 पे हमारी बुक टेबल है, ये हमारी पब्लिशर है और ये। तो अब इसमें जो है हमारी 3 मेथड्स, 3 स्ट्रेटजीज यूज हो सकती हैं। एक तो क्या कि हम S1 का डाटा S3 पे मूव करवा दें, क्योंकि ज्वाइन ऑपरेशन लगा रहे हैं बुक और पब्लिशर के ऊपर, और वो क्वेरी रन कहाँ हो रही है? S3 साइट पे रन हो रही है। और S3 पे ना तो बुक का डाटा पड़ा है ना ही पब्लिशर का डाटा है, कोई डाटा नहीं है उसके पास। उसको S1 से भी चाहिए, S2 से भी चाहिए। तो एक मेथड तो ये है कि आप S1 के जो डाटा है बुक वाला वो S3 साइट पे मूव करवा दो, फर्स्ट वाला जो मेथड है, और S2 का डाटा भी हमने S3 पे मूव करवा दिया। ठीक है, अब हम S1 का डाटा, जब मैं S1 साइट का डाटा S3 पे लेके जा रही हूँ तो कितनी कॉस्ट आएगी? S1 पे डाटा पड़ा कितना है? 500 टपल्स हैं, सारे के सारे 100 बाइट्स के हैं, तो 50,000 बाइट्स यूज होगी, कंज्यूम होगी। तो यहाँ पे हम जब इसको मूव करवाएंगे तो ये हमारी 50,000 बाइट्स मूव होगी S3 पे। सेम S2 का डाटा भी मैं S3 पे मूव करवा रही हूँ, तो उसमें क्या होगा? उसमें हमारा डाटा कितना था पब्लिशर ID पे? बुक पे S2 पे हमारा डाटा है पब्लिशर का 100 टपल्स से 150 बाइट लॉन्ग था, तो टोटल हमारा था 15,000। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15,000 जो रिकॉर्ड्स आ गए। अब जब क्वेरी S3 पे रन करेगी, उसको रन करेंगे तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स आ गए? 50,000 बाइट्स ये होगी, 15,000 बाइट्स, सॉरी ये 50,000 है और ये 15 है, तो दोनों का एडिशन होके कितना आ जाएगा? 65,000 बाइट्स का आ जाएगा। कॉस्ट जो पड़ेगी 65,000 की पड़ेगी, कम्युनिकेशन कॉस्ट जो आ रही है, डाटा हम मूव करवा रहे हैं और वो क्वेरी हमारे यहाँ पे रन हो रही है। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या कहती है? दूसरी अप्रोच में क्या है कि हम क्या करें? क्वेरी तो हमारी S3 पे रन होनी है, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ फिर से S1, S2 और S3। यहाँ पे हमारी फाइनल क्वेरी जो रन होनी, रिजल्ट हमें S3 साइट पे चाहिए। दूसरे में हम क्या कर सकते हैं कि S2 का डाटा हम S1 पे मूव करवा दें। ठीक है,
और उसके बाद ज्वाइन ऑपरेशन चाहे हम यहाँ लगाएं या फिर वो हम ज्वाइन कहीं भी करें, वो हमारी आउटपुट यहाँ आ जाएगी। अब जब हम S2 पे जो हम मूव करवा रहे हैं, S2 का जो डाटा, पब्लिशर वाला डाटा हम S1 साइट पे मूव करवा रहे हैं, तो S2 पे डाटा कितना है आपका 15,000, वो हमारा यहाँ मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे 50,000 जो डाटा था आपका, वो ऑलरेडी S1 पे ही पड़ा था, जिसे हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो 50,000 वाली कॉस्ट तो हमारी बचती है। अब हम क्वेरी अपनी S1 पे रन कर दें, क्योंकि S1 साइट पे S1 का डाटा भी है और S2 का डाटा भी आ गया। तो अब दोनों टेबल्स हमारे पास आ गई है S1 के ऊपर, तो हम क्वेरी S1 पे ही परफॉर्म कर दें। अब जब हम क्वेरी S1 पे परफॉर्म करेंगे तो हमारी फाइनल आउटपुट में डाटा कितना आएगा, हमें 4 ही टपल्स चाहिए थे ये वाले, वो 75 बाइट्स लॉन्ग थे। 500 टपल्स बुक के अंदर थे, 75 को हमने जब करवाया मल्टीप्लाई की, 75 टोटल बाइट्स की लेंथ आ गई थी। 75 का किया तो 37,500 या 37,500 बाइट्स का आपका डाटा आ गया, ठीक है, लॉन्ग जो आया बाइट। तो अब हमने जब यहाँ पे क्वेरी रन की, फाइनल आउटपुट को हम S3 पे मूव करवा रहे हैं, तो फाइनल जब आउटपुट S3 पे मूव होगी तो टोटल हमारा 37,500 बाइट्स डाटा मूव करेगा S3 के ऊपर और वो शो हो जाएगा। सेकेंड स्ट्रेटेजी तो थी ये वाली, है ये वाली। थर्ड में क्या है कि थर्ड के अंदर हम क्या करें, S1 की डाटा को S2 साइट पे मूव करवा दें और S2 पे क्वेरी रन करें और उसके बाद रिजल्ट हम S3 पे मूव कर दें, ठीक है। तो S1 का डाटा कितना हो गया, साइट 1 पे हमारी बुक टेबल है, तो वो हमारा 50,000 है, 50,000 यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, एक कॉस्ट तो वो आ जाएगी, ठीक है, एक कॉस्ट ये आ गई 50,000 वाली। अब यहाँ पे जब रन होगा, जब दोनों क्वेरी रन करेगी, तो यहाँ पे हमारा आएगा 37,500 वो डाटा। तो 50 प्लस 37,500 हमारा कितना हो गया, 87,500, जो टोटल कॉस्ट करेगा S3 पे। हमारी यहाँ पे छूट गई थी S2 के अंदर, मैंने सिर्फ 37,500 इंक्लूड किया था, ये कॉस्ट तो हम भूल ही गए थे उसके अंदर, क्योंकि जब S2 से जब साइट S1 पे गया तो 50,000 यहाँ पे मूव किया, 15,000, तो वो 15,000 इसमें ऐड होगा और 37,500 डाटा यहाँ पे मूव कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डाटा कम्युनिकेशन की कॉस्ट आ रही है। तो टोटल S3 पे कितनी कॉस्ट आई, ठीक है, 52,500 ये आई इसके अंदर कॉस्ट। अब जब थर्ड स्ट्रेटेजी हमने यूज की थी, उसके अंदर क्या था कि हमारा S1 का डाटा हमने S2 पे मूव करवाया, जो कि था 50,000 बाइट्स। उसके बाद में क्वेरी को हमने रन किया साइट 2 के ऊपर, और साइट 2 पे जो रिजल्ट आया, जो हमारे रिजल्टेंट डाटा इतने बाइट्स का है 37,500, वो हम मूव करवा रहे हैं S3 पे। तो टोटल कॉस्ट जो कम्युनिकेशन कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 50,000 तो ये है और 37,500 ये वाली है, तो टोटल आई 87,500। तो अब देखो इनमें से कॉस्ट किस में कम पड़ रही है, कॉस्ट हमारी कम आ रही है सेकंड अप्रोच के अंदर, ये वाली। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो उसको ऑप्टिमाइज करता है क्वेरी को, वो अपने आप ऑप्ट करता है कि हाँ किसमें हमारी कॉस्ट कम आएगी, कैसे कम आएगी, वो फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्वेरी रन होती है। तो जब वो क्वेरी प्रोसेसर को जब भी ऑप्ट करना होता है, तो हमेशा क्वेरी जब रन करनी होती है प्रोसेसर पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में, तो वही क्वेरी बेस्ट होती है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट और परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाए, ठीक है, बेस्ट और जो क्वेरी ऑप्ट करते हैं। तो अब इसमें मेथड जो थे वो तो थे हमारे तीन स्ट्रेटेजीज हमने यूज की थी, हम ऐसे रन करवा लें, ऐसे रन करवा लें, ऐसे। पर बेस्ट जो आ रहा है जिसमें कॉस्ट कम आ रही है, वो हमारा ये सेकंड वाला मेथड था। क्लियर है, हुआ क्लियर ये वाला, बोलो भाई। इसके बाद फिर हम सेमी ज्वाइन स्टार्ट करेंगे। नहीं आया कहीं पे तो भी पूछ लो। यस मैम क्लियर। समझ में नहीं आ रही है। कौन कौन कह रहा है, प्रियंशु। कहाँ पे क्या समझ नहीं आया,
मैम उस वाले पेज में मैम जो आप पे ट्रांसफर कर रहे हो ना S1 से S2 फिर S3, वो डेटा नहीं समझ में आ रहा है कैसे कैसे। देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ ये एग्जांपल। देखो जब भी कोई क्वेरी रन करते हैं, वो पहले जो मैंने आपको बताया थे फैक्टर, वो तो थे आपके क्वेरी को रन करने के, मैपिंग, लोकलाइजेशन, मतलब क्वेरी की आपकी क्वेरी होती है तो स्टेजेस आती हैं उसकी। पर जब भी क्वेरी रन करते हैं तो 2 फैक्टर्स को हम माइंड में रखते हैं कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए क्वेरी को रन करने में। एक तो होता है कम्युनिकेशन कॉस्ट, दूसरी है क्वेरी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। हमने एग्जाम्पल लिया था कि आपकी हम ज्वाइन ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्योंकि ज्वाइन ऑपरेशन जो है वो सबसे एक्सपेंसिव एक्सप्रेशन होता है, ऑपरेटर होता है, ऑपरेशन है आपका। जब भी हम क्वेरीज में लगाते हैं ज्वाइन ऑपरेशन, तो उसमें डाटा हमें बहुत मूव करवाना पड़ता है। ज्वाइन लगा रहे हैं, सबसे एक्सपेंसिव है, उसी का हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमने 2 टेबल्स पे हम ज्वाइन ऑपरेशन लगा रहे हैं, एक बुक और पब्लिशर पे। अब वो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है तो हमने एज्यूम किया, मान लिया कि जो बुक डाटा है वो हमारा साइट 1 पे पड़ा है, पब्लिशर वाला डाटा साइट 2 के ऊपर पड़ा है। ठीक है, अब जो हम फाइनल आउटपुट जो ले रहे हैं उसमें हमें क्या शो हो रही है, उसमें हमें ये चीज 4 ये एट्रीब्यूट चाहिए जो हमें आउटपुट में शो कर रहे हैं। एक तो बुक का ISBN नंबर, प्राइस, पब्लिशर ID और पब्लिशर नेम, ये हमें फाइनल आउटपुट में शो होगा। अब डाटा जो हमने एज्यूम किया था कि बुक टेबल के अंदर मैंने एज्यूम किया कि मेरे 500 टप्पल्स हैं, यानी 500 रिकॉर्ड्स हैं बुक के अंदर, बुक आईडी जो है वो 500 है। ठीक है, अब हर जो रिकॉर्ड है आपका, जो हॉरिजॉन्टली रिकॉर्ड होता है, वो हमारे एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में होता है ना, कि आप टेबल का रिकॉर्ड बनाते हो। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने बुक की टेबल बनाई है, तो बुक टेबल है तो उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो बुक की आईडी है, बुक का नेम है, ठीक है, उसका ISBN नंबर है, प्राइस है, कोई डेट है या कुछ भी है, कोई मान लो इतने एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब इन एट्रीब्यूट्स को जब हम डिफाइन करते हैं, जब भी आपने क्वेरी आपने क्रिएट की होगी, टेबल क्रिएट की होगी SQL में अंदर, तो आप क्या करते थे, क्रिएट टेबल करते थे, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स देते थे, और उन एट्रीब्यूट्स का आप मेमोरी भी स्पेसिफाई करते थे कि आपकी करेक्टर है कितनी लेंथ की चाहिए वो एट्रीब्यूट, हमें 10 बाइट्स का चाहिए, 2 बाइट्स का चाहिए, या 13 15 कितने बाइट्स का चाहिए। तो जो मैं 100 बाइट लॉन्ग बोल रही हूँ वो हमारे टोटल एट्रीब्यूट्स की लेंथ है, कि मान लो 50 इसके लिए मैंने रिजर्व कर रखा है, 20 इसके लिए रिजर्व किया हुआ है, ऐसे करके मैंने आगे जो मेमोरी रिजर्व की हुई है वो हमने एज्यूम किया है कि आपका जो एक टप्पल आएगा वो आपका 100 बाइट का होगा, 100 बाइट लॉन्ग। क्लियर, ये चीज वो है। तो टोटल जो उसकी मेमोरी कंजम्पशन आई आपकी कितने बाइट्स होगी, 500 रिकॉर्ड्स हैं, और आपके हर रिकॉर्ड का 100 बाइट लॉन्ग है, तो 500 इंटू 100 किया तो वो हमारा 50,000 बाइट्स है। वो डाटा हमारा S1 साइट के ऊपर पड़ा है। ठीक है, पब्लिशर का हमारी बुक है जो साइट 2 के ऊपर पड़ी है, उसमें हमने एज्यूम किया कि उसके अंदर 100 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे आपके वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली जो आ रहे हैं वो 100 रिकॉर्ड्स हैं, और वो एक रिकॉर्ड की बाइट की लेंथ है वो 150 हमने एज्यूम किया है, मानी है कि उसकी एक रिकॉर्ड जो है वो 150 का है। तो 100 इंटू 150 आपका हो गया 15,000, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी। ठीक है, ये बाइट, ये आपका जो डाटा है वो S2 साइट के ऊपर पड़ा है, यानी 15,000 बाइट्स का डाटा है वो S2 साइट पे पड़ा है। ठीक है, अब हमें जो फाइनल आउटपुट में चाहिए वो हमें सिर्फ ये 4 एट्रीब्यूट्स चाहिए। अब इनकी कोर्स हमने अज्यूम करके निकाल ली कि ISBN की जो हमने दे रखी है वो 15 बाइट का दिया हुआ है एट्रीब्यूट, प्राइस हमने 6 बाइट का दिया हुआ है, पब्लिशर ID के लिए 4 बाइट्स रिजर्व की हुई है, पब्लिशर नेम के लिए हमने 50 बाइट रिजर्व किए हैं। यानी कि जब हम क्रिएट करते हैं टेबल को, एट्रीब्यूट्स के जो हम डाटा टाइप बनाते हैं कि वो जो हमारा एट्रीब्यूट है वो किस डाटा टाइप का है और उसके लिए कितनी मेमोरी रिजर्व रखनी है, वो चीज हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। जैसे एरे लेते हैं ना, एरे हमने टाइप किया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एरे हमने कैरेक्टर टाइप का लिया है या इंटीजर टाइप का लिया है, तो ब्रैकेट में उसकी लिमिट देते हैं कि 10 है, 100 है, कुछ जितने बाइट का रहेगी। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये इतने इतने बाइट्स की हमने इनको मेमोरी स्पेसिफाई कर रखी है। तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी, 75 बाइट, 50 प्लस 10 60 और 15 आपका 75 बाइट हो गया। यानी जो आउटपुट में हमें डाटा आएगा वो 75 बाइट्स लॉन्ग होगा, हॉरिजॉन्टली जो आएगा। ठीक है, और आउटपुट में टप्पल्स कितने आएंगे, जब भी हम ज्वाइन ऑपरेटर लगाते हैं तो टेबल के अंदर जितने आपके हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम टप्पल्स होते हैं जिस टेबल के अंदर, हॉरिजॉन्टली उतने आते ही आते हैं। और दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों टेबल्स के कॉलम्स एड ऑन हो जाते हैं वर्टिकली, रिकॉर्ड्स हॉरिजॉन्टली एड ऑन नहीं होते,
वर्टिकली कॉलम्स ऐड ऑन हो जाते हैं, उसी को आगे वो उनके आगे और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आती है, ज्वाइन में लगाते हैं। तो टोटल हमारे बुक के कितने थे, बुक में 500 टपल्स थे, तो यानी हमें आउटपुट में 500 टपल्स मिलेंगे। और हर टपल की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि हमें ये 4 ही एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो 75 होगी बाइट। तो टोटल जो आउटपुट आएगी वो 75 बाइट्स होगी, तो यानी 37,500 बाइट का हमें फाइनल जो डाटा आएगा वो हमारे पास इतनी उसका होगा, कॉस्ट हमारी इतनी पड़ेगी बाइट्स के अंदर। तो जब हमने ये एज्यूम किया था तो हमने 3 स्ट्रेटेजीज यूज की, S1, S2 और S3। S1 पे हमारा जो डाटा है वो कितना है, बुक वाली